कितनी तेज धूप है। थोड़ी देर आराम कर लेता हूँ। ये है रमेश, जो अपने खेत में कड़ाके की धूप में मजदूरी कर रहा था। अभी रमेश एक पेड़ की छांव में आकर बैठ जाता है। फसल तो काफी अच्छी आई है इस बार मेरी। इस फसल के निकलते ही मैं जानवी और कविता का दाखिला बड़ी स्कूल में करवा दूंगा, ताकि मेरी बेटियां भी अच्छी शिक्षा हासिल कर सके। थोड़ी देर बाद रमेश फिर से खेत में काम करने लगता है। शाम का समय था और रमेश मोनपुर गांव में अपने छोटे से घर में आता है, जहां उसकी पत्नी शांति और दो बेटियां जानवी और कविता थे। सुनिए जी, फसल के क्या हालचाल है जी? फसल लगभग तैयार ही है शांति। बस इस बार भी हमें फसल के अच्छे दाम मिल जाए। रमेश अपनी पत्नी और दो बेटियों के साथ बड़े ही साधारण अंदाज में अपना जीवन बिता रहा था। रमेश के पास गांव में उसके पिता का एक छोटा सा खेत है, जिसमें खेती करके रमेश अपने परिवार के साथ अपना जीवन बसर कर रहा था। अगले दिन दोपहर का समय था। रमेश और सब घर में बैठकर खाना खा रहे थे। तभी रमेश के घर उसका बचपन का दोस्त रोहन आता है। अरे रोहन, तुम कैसे हो मेरे भाई? रमेश अपने दोस्त रोहन को गले से लगा लेता है। कैसा है तू मेरे यार? कितने सालों बाद मिल रहा हूँ तुझसे। शहर जाकर तो तू अपने दोस्त को भूल ही गया। नहीं यार, ऐसी बात नहीं है। भला अपने दोस्त को कैसे भूल सकता हूँ मैं? अरे कैसे हो रमेश भाई? साधना भाभी और आयुष कैसे हैं? अरे तुम भी कमाल करती हो शांति। रोहन को पहले अंदर तो आने दो। उसके लिए जलपान की व्यवस्था करो। सालों बाद मेरा दोस्त मुझसे मिलने आया है। तू तो जानता है रमेश, जब से मुझे शहर में नौकरी मिली है, तब से मैं काम में इतना व्यस्त रहने लगा हूँ कि मुझे कहीं आने जाने का समय ही नहीं मिल पा रहा है। हाँ हाँ भाई, समझ सकता हूँ। नौकरी तो चीज ही ऐसी होती है जो अपना सुख चैन आना जाना सब हमसे छीन लेती है। और बता, आयुष कैसा है? आयुष को लेकर ही मैं बहुत परेशान हूँ भाई। परेशान? क्यों, क्या हुआ? आयुष को ब्लड कैंसर हो चुका है। क्या? अरे, ये क्या बोल रहे हो आप रोहन भाई? हाँ भाभी, जब से हमें आयुष की इस बीमारी के बारे में पता चला है, सादा और मेरी रातों की नींद उड़ चुकी है। डॉक्टर ने लाखों रुपए का खर्चा बताया है। अगर आयुष का जल्द से जल्द ऑपरेशन नहीं किया गया तो उसकी जान को भी खतरा हो सकता है। नहीं नहीं मेरे भाई, ऐसा मत बोल। आयुष को कुछ नहीं होगा। हाँ रोहन भाई, आप बिल्कुल चिंता मत करो। आयुष बिल्कुल ठीक हो जाएगा। डॉक्टर ने 40 लाख रुपए का खर्चा बताया है। अब इतना पैसा तो मेरे पास नहीं है। भाई रमेश, मैं बड़ी उम्मीद लेकर तेरे पास आया हूँ। मेरे बच्चे को बचाने के लिए मेरी सहायता कर भाई। तू दुखी मत हो रोहन, तू मेरे बचपन का दोस्त है। मैं तेरी सहायता जरूर करूंगा। रोहन, तू मेरे साथ चल। रमेश रोहन को लेकर गांव के जमींदार हरिया के पास जाता है। और उसे अपने खेत और घर के पेपर देता है। अ, जमींदार साहब, मेरे इस खेत और घर के ऊपर मुझे कितना पैसा मिल सकता है? ये दोनों आपके पास मैं गिरवे रखने आया हूँ। हरिया दोनों पेपर को अच्छे से देखता है। 3 लाख रुपए दे सकता हूँ मैं तुम्हें, पर हाँ, 6 महीने के अंदर तुम्हें मेरे पैसे लौटा देने होंगे, वरना मैं तुम्हारे घर और खेत पर कब्जा कर लूंगा। मैं 6 महीने के अंदर लौटा दूंगा रमेश तेरे पैसे। मेरी इतनी सहायता करते भाई, मैं जीवन भर तेरा आभारी रहूंगा। अरे तू परेशान ना हो रोहन, तेरे लिए मेरी जान भी हाजिर है। मुझे तुझ पर पूरा विश्वास है। तभी रमेश अपना घर और खेत 6 महीने की मुद्दत पर जमींदार के पास 3 लाख रुपए में गिरवी रख देता है और वो पैसे रोहन को दे देता है। जिसके बाद वो पैसे लेकर रोहन शहर चला जाता है। रात का समय था और रमेश अपने घर में बैठा था। तभी शांति उससे कहती है, सुनिए जी, रोहन भाई 6 महीने में हमें पैसा लौटा तो देंगे ना? हाँ शांति, रोहन मेरा बचपन का दोस्त है। मुझे उस पर पूरा विश्वास है। वो मेरे पैसे समय रहते मुझे दे देगा। बस दुआ करो कि आयुष ठीक हो जाए। रोहन पहले इसी गांव में रहता था। वो रमेश का बचपन का दोस्त है। दोनों की दोस्ती इतनी गहरी है कि गांव में उनकी दोस्ती एक मिसाल है।
पर कुछ साल पहले रोहन को शहर में नौकरी मिलने पर वो अपने परिवार के साथ शहर में रहने चला गया था। अगले दिन रमेश अपने खेत में काम करने चला जाता है और इधर रोहन शहर में अपने बड़े से घर के बाहर खड़ा था। रमेश को आयुष की बीमारी की झूठी बात कहकर अच्छा बेवकूफ बनाया मैंने। चलो, अब थोड़े पैसे साधना को दे देता हूँ और बाकी पैसों से जुआ खेलता हूँ। इस बार कैसे भी करके मुझे जुए में मेरे हारे हुए पैसे जीतने ही होंगे। रोहन ने रमेश से झूठ कहा था कि उसके बेटे को बीमारी है। तभी वो अपने घर के अंदर आता है तो अंदर उसकी पत्नी साधना और बेटा आयुष बैठे हुए थे। रोहन शहर में अपने परिवार के साथ इस किराए के घर में रहता था। रोहन को देखकर उसकी पत्नी ने कहा, सुनिए जी, पैसे लाए क्या जी? अब हाँ साधना, देखो, पूरे 1 लाख रुपए निकाले मैंने अपने पीएफ अकाउंट से। चलो अच्छा है। घर में बिल्कुल भी पैसा नहीं था। रोहन 1 लाख रुपए साधना को दे देता है और उसका बेटा आयुष बिल्कुल ठीक था। उसे कोई बीमारी नहीं थी। ठीक है, मैं कल ही जाकर आयुष की स्कूल की फीस जमा कर देती हूँ। साधना और आयुष को रोहन के जुआ खेलने के बारे में पता नहीं था। रोहन जुए में अपने पास के सारे पैसे हार चुका था। रोहन इसी शहर में एक कंपनी में नौकरी करता था। वहाँ के कई सारे कर्मचारियों से रोहन ने कर्जा भी ले रखा था। अभी रात का समय था। अब कल से मुझे जुआ खेलकर पैसे जीतने होंगे और जितने लोगों से मैंने कर्जा लिया है उन सबको उनके पैसे लौटाने होंगे, वरना कर्जेदार मेरे घर तक आ जाएंगे तो साधना को सब पता चल जाएगा। अगले दिन रोहन अपने काम पर चला जाता है और शाम को क्लब में जाकर जुआ खेलने लगता है। साधना को पता नहीं था कि रोहन ने रमेश से पैसे लिए हैं। खैर, अब इसी तरह महीने दर महीने बीतने लगते हैं। रोहन रमेश के पैसों से अपने परिवार के साथ मौज मस्ती करने लगा। करीब 6 महीने बाद एक शाम रमेश और शांति अपने घर के आंगन में बैठे थे। सुनिए जी, 6 महीने हो गए हैं पर अब तक रोहन भाई नहीं आए हैं। वो कब देंगे जी आपका पैसा? मैं रोज रोहन को आयुष की खबर जानने के लिए कॉल कर रहा हूँ, पर वो मेरा फोन ही नहीं उठा रहा है। अगर अगर वो हमारे पैसे नहीं लौटा पाए तो हम जमींदार का कर्जा कहाँ से देंगे जी? कहाँ से देंगे? अब रोहन उलझन में फंसा हुआ होगा शांति, वो जरूर हमें पैसे लाकर देगा। मुझे अपने दोस्त पर पूरा भरोसा है। एक तरफ दोस्त के ऊपर अपनी जान से ज्यादा भरोसा था और दूसरे दोस्त ने उसी दोस्त के साथ इतना बड़ा विश्वासघात किया। बहरहाल 1 महीना और बीत जाता है पर अब तक रोहन रमेश के पैसे देने नहीं आया था। अब जमींदार हरिया रोज रोज रमेश के घर आकर अपना पैसा मांगने लगा। तब फिर एक रात, रमेश, 7 महीने बीत गए हैं, तूने अब तक मेरा पैसा नहीं लौटाया। जमींदार साहब, मैं दे दूंगा आपके पैसे। मेरा दोस्त रोहन जैसे ही मुझे पैसे लाकर देगा मैं आपको आपका सारा पैसा लौटा दूंगा। रोज रोज ये बात सुनकर मैं परेशान हो चुका हूँ। बस अब बहुत हो गया। अगर कल तक मुझे मेरा पैसा नहीं मिला तो मैं तेरे इस घर और खेत को बेच दूंगा, समझा? इतना कहकर हरिया वहां से चला जाता है। सुनिए जी, मुझे तो बहुत डर लग रहा है। अब क्या करेंगे जी? कैसे पैसा चुकाएंगे जी? रोहन, तू कहाँ है यार? रमेश रोहन को बार बार कॉल करता जा रहा था पर रोहन रमेश का कॉल ही नहीं उठा रहा था। आह, रमेश इतनी बार पैसों के लिए ही कॉल कर रहा होगा। एक काम करता हूँ, मैं अपना सिम तोड़कर फेंक देता हूँ। हाँ, रोहन अपने मोबाइल से सिम निकालकर उसे तोड़ देता है और फिर अगले दिन, अब तो रोहन का फोन भी नहीं लग रहा है। सुनो जी, मैंने आपको पहले ही कहा था कि अपने उस दोस्त को इतना पैसा मत दीजिए। आपके उस दोस्त ने हमें धोखा दिया है जी, धोखा दिया है। अभी हरिया कुछ आदमियों के साथ वहां आता है और पैसा ना मिलने पर वो रमेश के खेत और घर पर कब्जा करके रमेश और उसके परिवार को उनके घर से निकाल देता है। रमेश और उसके परिवार वाले रोते रोते सड़क किनारे आकर बैठ जाते हैं। ये क्या कर दिया रोहन तूने? जिस दोस्त को मैं अपने सगे भाई से बढ़कर मानता था, आज उसी दोस्त ने मुझे बर्बाद कर दिया। हम गरीबों के साथ इतना गंदा खेल खेला है रोहन भाई ने। देखना देखना वो कभी सुख से नहीं रह पाएंगे। मेरी बदुआ है उन्हें कि वो हर पल तड़पते रहेंगे, हर पल तड़पते रहेंगे।
दोनों अपनी बर्बादी देखकर खूब रोने लगते हैं। और 2 दिन बाद रमेश, शांति और बच्चे सड़क पर ही बैठे थे। माँ, माँ हमें भूख लगी है माँ, बहुत जोर से भूख लग रही है माँ, कुछ खाने को दे दो ना माँ। 2 दिन से बच्चों ने कुछ नहीं खाया है जी, अब क्या करूँ, कहाँ से लाऊं इनके लिए खाना मैं। तुम यही बैठो शांति, मैं कहीं से खाना ला कर देता हूँ। रमेश गांव में घूमने लगता है। तभी उसे कहीं से थोड़ी सी मदद मिल जाती है और वो थोड़ा खाना लाकर अपने बच्चों को खिलाता है। रमेश और उसके परिवार के पास शरीर के कपड़ों के सिवा कुछ नहीं बचा था। करीब 8 दिन यूं ही बीत जाते हैं। रमेश छोटी मोटी मजदूरी करके रोज के कुछ पैसे कमाने लगा और अपने परिवार के लिए 2 वक्त का खाना लाने लगा। रमेश और सबके कपड़े काफी गंदे और फट चुके थे। एक शाम रोहन, आयुष और साधना अपने घर में बैठे थे। तभी अचानक आयुष को खून की उल्टी होती है और वो बेहोश हो जाता है। आयुष, आयुष, आयुष तुम्हें क्या हो गया आयुष, आयुष। तभी रोहन और साधना आयुष को हॉस्पिटल लेकर आते हैं। थोड़े समय बाद डॉक्टर आयुष का चेकअप करके बाहर आते हैं। डॉक्टर साहब मेरा बच्चा आयुष ठीक तो है ना डॉक्टर साहब प्लीज देखिए इसे, ये ठीक तो है ना डॉक्टर साहब प्लीज। आपके बेटे आयुष को ब्लड कैंसर है, उसके पास समय बहुत कम है, हमें तुरंत उसका ऑपरेशन करना होगा। ये सुनकर साधना और रोहन के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। क्या? आप 20 लाख रुपए की व्यवस्था कीजिए ताकि हम आयुष का ऑपरेशन जल्द से जल्द शुरू कर सके। डॉक्टर वहां से चला जाता है। ये क्या हो गया मेरे बच्चे के साथ? ये क्या हो गया मेरा बच्चा? अब इतने पैसे कहाँ से लाएंगे हम साधना? दोनों खूब रोने लगते हैं। और इधर गांव में रमेश और शांति अपनी बेटियों के साथ सड़क किनारे बैठे हुए थे। जानवी और कविता का शरीर बुखार में भट्टी की तरह तप रहा था। सुनिए जी, दोनों को कितना तेज बुखार आ गया है, अब मैं क्या करूं? बस अब बहुत हो गया शांति, अब हम शहर जाकर खुद रोहन का पता लगाएंगे। अभी सब शहर आते हैं। अब रमेश को पता नहीं था कि रोहन शहर में कहाँ रहता है। वो शहर में दर बदर भटकने लगता है। अब बेटियों की हालत और भी ज्यादा बिगड़ती जा रही थी। सुनिए जी, पहले हम बच्चियों को किसी डॉक्टर को दिखा देते हैं ना। तभी रमेश, शांति, जानवी और कविता को लेकर उसी हॉस्पिटल में आते हैं जहां आयुष था। वहां साधना और रोहन को साथ देखकर रमेश और शांति दंग रह जाते हैं। रोहन तुम? रमेश, मैंने तुझ पे विश्वास करके तुझे 3 लाख रुपए अपना घर और खेत गिरवी रख कर दिए थे और तूने मेरे विश्वास के साथ इतना बड़ा विश्वासघात किया रोहन। तेरी वजह से मेरा खेत और घर मेरे हाथ से चला गया, मैं रास्ते का भिखारी बन गया। क्यों किया तूने मेरे साथ ऐसा, क्यों? तभी शांति और रमेश साधना को पूरी बात बताते हैं। पिछले 6 महीने से मैं इस रोहन का साए की तरह इंतजार कर रहा था। इतनी मेहनत से मैंने अपने जीवन की जमा पूंजी कमाई थी और इस रोहन ने सब बर्बाद कर दिया। क्या रोहन जी ने आपसे अपने बच्चे की बीमारी का झूठ कहकर अपने दोस्त से इतने पैसे उधार लिए थे? क्यों रोहन जी, क्यों? बताइए मुझे, क्यों? तभी रोहन रो रो कर अपने जुआ खेलने की आदत के बारे में सबको बताता है। क्या जुए में सब हार गए? ये क्या हुआ? मुझे माफ कर दो साधना, मुझसे गलती हो गई। रमेश जैसे भले इंसान के साथ मैंने इतना बुरा किया। मेरे इस किए की सजा मेरे बच्चे को भुगतनी पड़ रही है। मुझे माफ कर दो साधना, मैं आज के बाद कभी जुआ नहीं खेलूंगा। तभी साधना आयुष की बीमारी की बात रमेश और शांति को बताती है। तभी रमेश हॉस्पिटल में एक मरीज को 20 लाख रुपए में अपनी एक किडनी बेचकर उन पैसों से आयुष का इलाज करवाता है, जिसके बाद कुछ ही दिनों में आयुष ठीक हो जाता है। तभी रोहन रमेश और उसके परिवार को लेकर अपने घर आता है। मुझे माफ कर दे रमेश, मैंने तेरे साथ इतना बुरा किया, फिर भी तूने मेरे बच्चे की जान बचाई। मैं तेरा ये एहसान जीवन भर नहीं भूलूंगा भाई। रोहन, एक बात हमेशा याद रखना भाई, कि जुआ और शराब इंसान को बर्बाद कर देता है, इसलिए लालच में आकर कभी इनका यदि नहीं बनना चाहिए। अब भी मौका है दोस्त, सब कुछ छोड़कर एक अच्छे और नए जीवन की शुरुआत कर। रोहन रमेश के गले लिपटकर खूब रोने लगता है और उसके बाद
रोहन रमेश को शहर में अपने घर में हमेशा के लिए रख लेता है और दोनों शहर में काम करके अपने अपने परिवार के साथ खुशी खुशी अपना आगे का जीवन बिताने लगते हैं।